Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. सॉरी, लास्ट क्लास में मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था तो क्लास कैंसिल हो गई थी। लास्ट जो क्लास है उसको मैं कंटिन्यू करूंगा इस फ्राइडे। तो इस फ्राइडे सेम टाइम आपकी मेरे साथ क्लास होगी एक और। सो इस वीक 3 क्लासेस हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तीनों क्लासेस होंगे। सो लास्ट जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था वो ये था, 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास, दे आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन। आपको ये शो करना है कि ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा अबाउट द सेंटर। अबाउट द सेंटर चार्ज एसएचएम में होगा। तो देखिए एसएचएम प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या है, 2 कैपिटल क्यू चार्जेस हैं, ये सेंटर है, ये जो सेपरेशन होगा दैट विल बी a/2, ये भी जो सेपरेशन होगा दैट विल बी a/2। बिल्कुल सेंटर पर आपने यहां एक चार्ज क्यू रख दिया, वो आपसे कहता है ये चार्ज क्यू सेंटर के अबाउट एसएचएम में होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, ऑसिलेट करेगा। तो उसके लिए पहला जो स्टेप होगा, जो सबसे पहला काम आपको करना होगा, दैट इज आप यहां कैपिटल क्यू लीजिए। आप कैपिटल क्यू यहां रख दीजिए, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, दिस इज पॉइंट ओ। इस क्यू को थोड़ा सा शिफ्ट करो सेंटर से। लेट्स से आपने सेंटर से शिफ्ट कर दिया बाय सम सेपरेशन x। तो एक चार्ज से जो सेपरेशन होगा, देखो Q2O था a/2, आपने x और शिफ्ट कर दिया, तो कैपिटल Q से स्मॉल q तक का जो सेपरेशन है दैट्स a/2 प्लस x, और कैपिटल Q से स्मॉल q तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज a/2 माइनस x। अगर अबाउट दिस पॉइंट तो बताओ ये इक्विलिब्रियम है या नहीं, एसएचएम में होगा या नहीं। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट कीजिए यहां पर। तो इस पॉइंट पर जो फोर्सेस होंगे, लेट्स नेम दिस पॉइंट एज सम O1। तो यहां फोर्स कैपिटल Q भी एक्सर्ट करेगा, इसे A कह देते हैं, P भी एक्सर्ट करेगा। ए वाला चार्ज स्मॉल q वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो जब ये रिपेल करेगा तो ये राइट में जाने की कोशिश करेगा। फोर्स का नाम होगा फोर्स ऑन चार्ज एट O1 ड्यू टू चार्ज एट A। सिमिलरली B वाला जो चार्ज है वो भी इस Q वाले चार्ज को रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो वो लेफ्ट में जाने की कोशिश करेगा। फोर्स ऑन चार्ज एट O1 ड्यू टू चार्ज एट B, दोनों फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। जब आप नेट फोर्स लोगे तो नेट फोर्स के लिए आप इन दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो ये Q B के पास है, द सेपरेशन बिटवीन Q एंड B इज a/2 minus x, while the separation between capital Q and small q is a/2 plus x. So a/2 minus x is less than a/2 plus x. So force FOB will be greater than FOA. So I'm writing FO1B minus FO1A now. So Miraj, what will be the magnitude of FO1B? Sir, Q1 plus Q. Okay. Then Then again plus Q divided by half A/2 square. yes, Plus it's X 1 over square, 4 pi half epsilon A/2. naught. Yes, it's capital Q, then this is small q divided by it's a/2 minus x whole square. दूसरा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा इट्स 1 over 4 pi epsilon naught, it's capital Q into small q divided by it's a/2 plus x whole square. So now you can take this q by 4 pi epsilon naught as common. So this q over 4 pi epsilon naught, ये common आ गया. So you are left with 1 by a/2 minus x square minus 1 by a/2 plus x whole square. अब जब आप यहाँ LCM लोगे, so it will be QQ over 4 pi epsilon naught. देखो जब आप LCM लोगे then this will be a/2 minus x whole square.
मैं जस्ट नेट फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर चार्ज एट O1. देन दिस इज A/2 प्लस x होल स्क्वायर, और इसे आप लिख सकते हैं A/2 प्लस x होल स्क्वायर माइनस ऑफ A/2 minus x whole square. So you can write this as this is QQ over 4 pi epsilon naught. Whole square open kar do, so that will be A square by 4 plus x square plus 2 into A/2 into x minus it's A square by 4 plus x square minus of 2 into A/2 multiplied by x now. Divided by, see this is A/2 minus x into A/2 plus x. So you can write this as A/2 का square minus x square. मैं identity use कर रहा हूँ. This square minus this square. A minus b into A plus b होता है ना, A square minus b square. So you can write this as this is A/2 square minus x square. And एक whole square है, then whole square. So A square by 4 will cancel this A square by 4. X square will cancel this x square. So the expression of force is it's QQ over 4 pi epsilon naught. 2 से 2 cancel हो गया, 2 से 2 cancel हो गया. And see this negative and negative will be plus. So you have 2ax divided by it's a square by 4 minus x square का whole square. देखो ये नेट फोर्स आ गई. एसएचएम की इक्वेशन होती है दैट योर फोर्स शुड बी k टाइम्स x, where k is some constant and x is the separation from the mean position. तो एसएचएम के लिए x सिर्फ न्यूमरेटर में आना चाहिए. यहां x डिनोमिनेटर में भी आ रहा है. नोहा, क्या ये एसएचएम हो सकता है? No. कौन सी टर्म है जो प्रॉब्लम कर रही है एसएचएम होने में? X. Which x? X which is in the numerator or x which is in the denominator? Denominator. Denominator. So नोआ मुझे बता सकती हो किस तरह से इसको एलिमिनेट करेंगे? इसको एलिमिनेट करने का क्या एक पॉसिबल तरीका हो सकता है? See, at this point, your system is not in SHM. For SHM, your force should be of this form, some constant multiplied by x. X numerator के साथ साथ denominator में भी आ रहा है. So this is creating a problem. So आप कह सकते हो if your oscillation is small, for small oscillations, which means if your x is very, very less than a. So in that case, you can write that your a square by 4 minus x square is almost equal to a square by 4. If x is very, very less than a, means आपने जहां शिफ्ट किया है ना, इसे जिस पॉइंट पर शिफ्ट किया है वो पॉइंट सेंटर के बहुत क्लोज है. तो व्हेन यू मेक दिस सब्स्टिट्यूशन, फोर्स आएगा आपका इट्स QQ ओवर 4 pi epsilon naught. It's 2ax over a square by 4. So a square by 4 minus x square को a square by 4 का whole square हो जाएगा. So you can write this as this is QQ over 4 pi epsilon naught. It's 2ax over a square over 16. So this 4 will cancel this 16 तो 4 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. So you will be left with its QQ by pi epsilon naught. ये 4 ऊपर जाएगा, so that will be 8 into a into x. So force will be kx. This is your force, huh? It's 8 times q, capital Q, small q, over pi epsilon naught into a into x. This is the force. You can write this force as F is equal to kx. So your k is 8 q q a over pi epsilon naught.
तो ये इक्वेशन शो कर रही है दैट योर सिस्टम इज इन एसएचएम, सिस्टम इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बार जब आप ये प्रूफ कर लेते हो दैट योर गिवन सिस्टम इज इन एसएचएम, तो कहता है अच्छा एसएचएम प्रूफ हो गया, अब बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो जब आप यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा विच इज रूट ओवर के बाय एम। तो ये जो कांस्टेंट आया k विच इज रूट ओवर 8q over pi epsilon naught. And if you have omega, that means you know time period. Omega is 2 pi over t. This is the expression of time period. Omega is 2 pi by t. Note it down. ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन था ऑन कूलम्स लॉ। लिखिए। Excuse me, sir. यस। सर O से लेकर B तक का डिस्टेंस होगा ना a/2 - x। B से लेकर O1 तक का ये था ना a/2 तो ये दोनों सेपरेशन है ना। Yes, sir. इस चार्ज को मैंने O से थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर दिया x। सो फ्रॉम A टू दिस पॉइंट O1, ये जो नया पॉइंट O1 है, यहां तक का सेपरेशन है ना a/2 plus x, Yes, sir. and this will be a/2 minus x. Okay. लिख लियो तो मुझे बताते रहा करो ना, मैं स्क्रॉल करता रहूंगा। आप लोग लिख लेना तो बताना, ऐसे मैं स्क्रॉल कर। Yes, sir. हो गया। किसी को कोई डाउट इसमें? मैंने चैट रूम में नोटबुक का लिंक शेयर कर दिया, इसे सेव कर लो कहीं। कुछ मिस हो जाता है तो उसमें से देख लिया करो।
So सबसे ज्यादा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कूलम्स लॉ से ही बनते हैं. दीज आर सम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ. इसके बाद कूलम्स लॉ में एक एक्सप्रेशन और आता है, एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो जल्दी से कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी कंप्लीट करते हैं. लिख लिया इतना? स्क्रॉल करूं मैं, आगे बढ़ूं? अंशिका हो गया? नोहा? यस सर. नेक्स्ट है आपका कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो देखो, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्टार्ट होता है विद द कांसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. पोजीशन एंड ये 11th का रिवीजन है थोड़ा सा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. पोजीशन वेक्टर देखो क्या होता है. पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओरिजिन की रिस्पेक्ट में पॉइंट कहां पर है, क्या लोकेशन है पॉइंट की, वो आपको पोजीशन वेक्टर बताता है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पोजीशन बताता है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट. तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डिफरेंस इतना ही है कि ये पोजीशन बताएगा ओरिजिन की रिस्पेक्ट में, ये पोजीशन किसी भी जनरल पॉइंट की रिस्पेक्ट में बता सकता है. So, जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. मैंने यहाँ पॉइंट ए लिया, मैं आपसे कहता हूँ मुझे पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बताओ. तो मैंने ओरिजिन से पॉइंट ए तक एक लाइन ड्रॉ कर दी. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. ये लाइन बता रही है ओरिजिन से पॉइंट ए कितनी दूरी पर. मैं आपसे कहता हूं पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बताइए. अगेन मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट बी. ये लाइन आपको बता रही है ओरिजिन से पॉइंट बी कितनी दूरी पर है. सो R1 एंड R2, they are position vectors. They are position vectors of point A and point B. अब मैं आपसे कहता हूं A से B जाओ. जब आप A से B जाओगे तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज करोगे R1. देखो नाम कैसे देते हैं. यू आर मूविंग फ्रॉम A to B, मींस यू आर मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है टू अ पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है. तो आप ऐसे लिख सकते हो दैट R12 is a displacement vector, is a displacement vector from R1 to R2. R1 से R2 तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज R1. अब अगर मैं आपसे कहता हूं R12 कैलकुलेट करो, अंशिका कुछ याद है R12 और R1 और R2 में क्या रिलेशन था? यस सर. बताइए क्या रिलेशन था बिटवीन R12 एंड R1 एंड R2? R12 है कि distance of one from two. Yeah. And how will you calculate R12 from R1 and R2? What's the relation between Sir, R? R2 minus R1. Very good. So R12 is R2 minus R1, Anshika. It's always final minus initial, right? So if I'm taking R21, आलिया R21 का क्या मतलब होगा? किस पॉइंट से किस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा? आलिया, if I'm taking R21 तो कहां से कहां जा रहे हैं? 2 से 1. 2 से 1. Very good. B से A जा रहे हो आप, है ना? And the name is R21. So what is R21? R21 is displacement vector from R2 to R. और R21 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी यही होगा, इट्स फाइनल माइनस इनिशियल. सो ये वो 11th का पोर्शन है जो हम आगे कूलम्स लॉ में यूज करेंगे. इसे प्लीज जल्दी से लिख लो, फिर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्टार्ट कर.
मुझे बता देना अगर मैं ज्यादा स्क्रॉल कर दूंगा, आपने ना लिखा हो। लिख लिया होगा आपने, है ना। देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब है, आप कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टर्म्स में लिखेंगे। सो दिस इज योर कोऑर्डिनेट फ्रेम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये कोई एक चार्ज है, इट्स Q1। एक और चार्ज है आपके पास Q2। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R। Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट पोजीशन वेक्टर इज R। इस पॉइंट को नाम A दे दो, इस पॉइंट या कुछ मत दो नाम। Q1 Q2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, रिपेल करेगा। The name of the force will be force on charge 2 due to charge 1. और इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए you need separation between Q1 and Q2. So the separation between Q1 and Q2 is R1. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि F21 का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट्स K Q2 Q1 ओवर R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो दिस इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अगर आप इसे वेक्टर बनाना चाहते हैं तो आपको इसे डायरेक्शन देना होगा, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करना होगा। सो टू प्रोवाइड डायरेक्शन वी कैन यूज अ यूनिट वेक्टर। यू कैन टेक अ यूनिट वेक्टर R12 कैप इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो यूनिट वेक्टर R12 कैप है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ R। दैट इज इक्वेशन नंबर। So what you can do is you can substitute 2 in 1. So when you substitute 2 in 1, you get force on charge 2 due to charge 1. It's K Q2 Q1 by R12 square. देखिए ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर आपको कंप्लीट वेक्टर चाहिए तो कंप्लीट वेक्टर के लिए इसे आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए R12 कैप से, तो ये कंप्लीट फोर्स हो जाएगी। तो इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ ये फायदा हुआ कि आपको जो सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन था यहां तक, ये मैग्नीट्यूड वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, यूनिट वेक्टर ने डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया। Now you can do what you can do is you can substitute this R12 cap from this equation number 2 to equation number 3. So if you substitute 2 in 3, then you get force on charge 2 due to charge 1. It's K, it's Q2, it's Q1 over mod of R12 square multiplied by the unit vector, and the unit vector is this R12 over mod of R1. So the force on charge 2 due to charge 1, it's K, it's Q2, Q1, vector R12 divided by the magnitude of R12Q. So this is force on charge 1 due to charge 2 due to charge 1 in terms of displacement vector. See, this is expression of force in terms of displacement vector. This is force in terms of displacement vector. अच्छा यशिका, अगर इसे पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या चेंजेस करेंगे? यशिका, अगर ये एक्सप्रेशन मुझे पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखना है तो क्या चेंजेस करेंगे एक्सप्रेशन? सर R12 को हम R2 minus R1 लिख सकते हैं। Yes, very good. We can write R2 as R2 minus R divided by mod of R2
minus r1 का whole cube. So now this is the expression of force in terms of position vector. This is force in terms of position vector. अच्छा अर्पित, ये तो F21 हो गया यार, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1. इसी तरह से चार्ज 2 भी तो 1 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा F12. Yes, sir. Can you relate F12 and F21? Is there any relation between F12 and F21? Sir, वो opposite direction. Newton's third law, right? These are Yes, sir. action and reaction pairs, F12 and F21. So using Newton's third law, Newton's third law यही कहता है ना कि force F12 is just minus of force F21. So force F12 is minus of this one, K Q2 Q1. अगर एक फोर्स पता है, आप दूसरी फोर्स जानते हैं, K Q2 Q1 by mod of R2 minus R1 का cube into R2 minus R. So due to this negative sign, this sign can change. ये sign flip हो सकता है. So you can write this F12 as that this F12 is K, it's Q2, it's Q1 over mod of R2 minus R1 का cube. Due to this negative sign, order change कर देता है ना, इसको R1 minus R2. So this is R1 minus R2 cube into vector R1 minus vector R2. So this is force on charge 1 due to charge 2 in vector form. इतना लिखिए. Then we'll do numericals on this also. सर ये स्कूल लेवल के नीट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. अभी ये तो डेरिवेशन है सीधी. क्वेश्चन अभी आएंगे. देखो जब कुछ ऐसा होगा ना जो आपके एंट्रेंसेस में होगा और आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, बोर्ड्स एग्जाम्स में नहीं आएगा, तो मैं मेंशन करूंगा. जैसे ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे, एसएचएम था और उसके ऊपर के जो क्वेश्चंस थे, ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके एंट्रेंसेस में तो आते हैं बट स्कूल एग्जाम्स में नहीं आते. ये तो सिंपल डेरिवेशन है, तो 3 मार्कर क्वेश्चन होता है बोर्ड्स में. डोंट वरी, जब इसको हम खत्म करेंगे उसके बाद जब प्रीवियस ईयर्स करेंगे तो आपसे सब होने लगेगा. और बोर्ड्स का स्टैंडर्ड फिजिक्स में बहुत ढंग का आता है. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोर्ड्स कराऊं और उसमें कुछ आपका जे या नीट कवर ना हो. लास्ट ईयर तो 12 बोर्ड्स में जो फर्स्ट टर्म हुआ था उसमें सारा नीट प्रीवियस ईयर्स उठा के डाल दिया था. सर मतलब बोर्ड भी उतनी डिफिकल्ट होगा इसका. ये ऐसे कहो कि नीट उतना इजी है इतना बोर्ड. स्क्रॉल कर दूं, लिख लिया. अरे भाई बताओ, लिख लिया? स्क्रॉल करूं इसे? लिख लिया.
ऊपर का नोट कर लिया अंशिका, नोआ? Yes, sir. देखिए न्यूमेरिकल देखिए, आपको दो चार्जेस गिवन है, 3 मिली कूलम एंड -6 माइक्रो कूलम, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए। उन्हें कोऑर्डिनेट्स देने का क्या मतलब है? देखो चार्ज Q1 दिया है +3 मिली कूलम, मिली कूलम मींस 3 into 10 raised to the power -3 कूलम। सेकंड चार्ज गिवन है -6 माइक्रो कूलम, सो -6 into 10 raised to the power 6 कूलम। और कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है? पोजीशन वेक्टर दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, क्या दिया हुआ? सर पोजीशन वेक्टर। क्या होगा पोजीशन वेक्टर, बता दो फर्स्ट पॉइंट का। सर कोऑर्डिनेट्स 2 i cap प्लस j cap plus 0 k cap मीटर। ऐसी सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, सो दैट विल बी 3 i cap plus 0 j cap plus 0 k cap मीटर। फोर्स चाहिए 6 माइक्रो कूलम पर। आलिया जरा नाम बताओ फोर्स का, क्या नाम होगा फोर्स का? यूनिट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, सो नेम ऑफ द फोर्स विल बी F12 और F21। Sir, can you repeat? You need force on charge of -6 microcoulomb, है ना? You need, and this is Q2. You need force on Q2 due to Q1. Force का नाम क्या होगा? Q2 due to Q1. It will be F12 or F21? F21. F21. अलविया F21 का रिलेशन बताओ बच्चे। F21 का रिलेशन ऊपर कहीं लिखा था मैंने, मुझे ऊपर ढूंढना पड़ेगा। तुम बताओ क्या था एक्सप्रेशन? अलविया एक्सप्रेशन ऑफ F21। यस। अंशिका आप बताओ क्या होगा एक्सप्रेशन F21 का? Sir, +3 into 10 raised power -3 into -6 into 10 raised power -6 upon 4 pi epsilon naught into R2 minus R1, right? Yes, sir. And then mod of R2 minus R1 का whole cube। जब आप इसे सॉल्व करोगे, this k is 9 into 10 raised power 9, Q2 is -6 into 10 raised to the power -6, Q1 is 3 into 10 raised to the power -3, R2 minus R1, so this is 3i gap, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, R1 which is 2i cap plus j cap divided by modulus of R2 which is 3i cap minus R1 which is 2i cap plus j cap का whole cube. So your force F21 is minus of 9 into 18 into 10 raised to the power, it's 9 minus 9, it will be 0. Then this is 3i cap minus 2i cap is I cap minus j cap over modulus of, subtract कर फिर यही आएगा, 3i cap minus 2i cap is I cap minus j cap, modulus का q, so that's 92, sorry, (162) with a negative sign, 10 raised power 0 is 0, I cap minus j cap over I cap minus j cap का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये मैंने लास्ट क्लास में ही सिखाया है। अर्पित कुछ याद आया? I cap minus j cap का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अर्पित, मैग्नीट्यूड ऑफ I cap minus j cap। अलविया मैग्नीट्यूड क्या होगा I cap minus j cap का? क्या हो जाता तुम लोगों को बीच बीच में?
अर्पित, अंशिका, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप माइनस जे कैप क्या होगा? हाँ अलविया बताओ। अलविया माइक ठीक करो अपना। अंशिका, आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड। हाँ ये इतनी इतनी चीज पर अटक जाते हो तुम। रूट ओवर आई कैप का कोफिशिएंट है 1, सो इट्स 1 स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट है -1, तो -1 स्क्वायर, और इस पूरे का क्यूब हो गया। तो ये आ गया आपका, इट्स -162 आई कैप माइनस जे कैप ओवर इट्स √2 का क्यूब। √2 का क्यूब इज 2। √2 हो जाएगा ना, √2 का क्यूब विल बी 2, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो अर्पित पूछ रहा था कि एंट्रेंसेस में कैसे आता है। एंट्रेंसेस में ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे देता है और आपसे फोर्सेस पूछ लेता है। लिख लीजिए और मुझे प्रॉब्लम बता दीजिए। अर्पित आया वापस? यस सर। आ गया, ओके लिखो। अलविया माइक अपना ठीक कराओ, बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे तो आप आंसर्स ही नहीं दे पाओगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या आता है क्या नहीं आता। इतना लिखिए, कूलम्स लॉ इज ओवर, विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ। सो इतना नोट कर लिया होगा आपने, दैट वाज अबाउट कूलम्स लॉ। वन लास्ट न्यूमेरिकल ऑन कूलम्स लॉ, एक लास्ट न्यूमेरिकल हो सकता है। उसने आपको रॉड दी हुई, कैलकुलेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज Q
due to a rod of length L and charge capital as shown. So आपको एक rod दी हुई है. The length of the rod is L. Charge over the rod is Q. इस रॉड से कुछ r डिस्टेंस पर आपने एक चार्ज स्मॉल q रख दिया. आपको स्मॉल q के ऊपर फोर्स चाहिए. इस रॉड से r डिस्टेंस पर आपने स्मॉल q रखा हुआ है. यू नीड फोर्स ऑन स्मॉल q. स्मॉल q पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? कैन आई यूज ये एक्सप्रेशन मैं यूज कर सकता हूं क्या? k q by l स्क्वायर. आर्या, ये एक्सप्रेशन यूज हो सकता है? या r स्क्वायर. I need force on small q due to this rod. क्या मैं ये कूलम्स लॉ डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ? आलिया, नो सर. क्यों नहीं कर सकता? सर वो पॉइंट चार्जेस के लिए. पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है. रॉड इज नॉट अ पॉइंट चार्ज. तो आप करोगे क्या? आप रॉड का एक स्मॉल सेक्शन ले. चार्ज ऑन द स्मॉल सेक्शन इज dq. द लेंथ ऑफ द स्मॉल सेक्शन इज dx. और इस रॉड से q तक का कुछ सेपरेशन आप x अज्यूम करो. आप डायरेक्टली कूलम्स लॉ यूज नहीं कर सकते बिकॉज रॉड इज नॉट अ पॉइंट चार्ज. कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. तो आपने क्या किया? इस रॉड का एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लिया. कंसीडर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ रॉड having length dx and charge d. आपने रॉड का एक सेक्शन कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ dx है और जिस पोर्शन के ऊपर जो चार्ज है दैट चार्ज इज d. अब इस पोर्शन पे जब आप फोर्स लोगे तो फोर्स का ये एक्सप्रेशन होगा. फोर्स इज 1/4 pi epsilon naught. It's q multiplied by dq divided by x square. ये फोर्स है स्मॉल एलिमेंट की वजह से. अभी आप किसी तरह से इस dq को रिप्लेस करना है. So what is dq? dq is charge on dx length. टोटल l लेंथ पर जो चार्ज है दैट चार्ज इज कैपिटल Q. आपको dq कैलकुलेट करना है. यूनिटरी मेथड यूज करना है. पूरी रॉड पे चार्ज कितना है? Q. यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा? Q by L. ये चार्ज आ गया 1 मीटर लेंथ पर. dx लेंथ पर चार्ज क्या होगा? मल्टीप्लाई विद dx. तो ये जो dq है इसकी जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. जब आप ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे सो योर df फोर्स विल बी 1/4 pi epsilon naught. It's q. Instead of dq आप रख सकते हो it's q by l dx over x square. टोटल फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप इसे इंटीग्रेट कर दो. 1/4 pi epsilon naught. It's q dx by l into x square. सब कांस्टेंट है, अलग कर दो. और देखो इंटीग्रल की लिमिट्स क्या होंगी. आप ए पॉइंट से लेकर इस एक्सट्रीम बी पॉइंट तक इंटीग्रेट कर सकते हैं. ए पॉइंट तक आर की वैल्यू एक्स होगी. जब आप बी पर जाओगे देन आर एक्स विल बी आर प्लस एल. सो यहाँ लिमिट एल आर है और यहां तक जब आप जाओगे देन दैट सेपरेशन विल बी एल प्लस आर. सो द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज आर टू आर प्लस एल. तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन है. इट्स क्यू ओवर 4 pi epsilon naught L 1 by x स्क्वायर है. 1 by x स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे इट्स -1 by x. लिमिट इज r टू r प्लस एल. माइनस साइन आप बाहर ले जाइए. इट्स माइनस ऑफ क्यू ओवर 4 pi epsilon naught L. It's 1 by r plus L minus 1 by r. So your force is minus of q over 4 pi epsilon naught L. आप LCM ले लो. R into R plus L will be your LCM. So this is R minus R minus L. R से R cancel हो गया. Minus minus plus हो जाएगा. So force will be its q over 4 pi epsilon naught L into L
by r into r plus l. So अब आप चाहो this L will cancel this S. So the expression of force is this. It's QQ over 4 pi epsilon naught R plus L multiplied by R. So अगर वो गलती से आपको पॉइंट चार्ज की जगह रॉड दे रहा है या कोई और शेप दे रहा है, तो आप एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करोगे, देन यू विल इंटीग्रेट इट ओवर द एंटायर स्पेस. लिखिए सर, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑन कूलम्स लॉ. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करें. अर्पित हुआ ये? Yes, sir.
ना हो गया सबका? अलविया, अंशिका, नोट कर लिया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कूलम्स लॉ के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा किसी और फील्ड का नाम सुना है यशिका? फिजिक्स में इलेक्ट्रिक Gravitational field, ग्रेविटेशनल फील्ड और एक और कोई फील्ड पड़ी होगी, magnetic मैग्नेटिक फील्ड, field. राइट? सो इन सारी फील्ड्स के कॉन्सेप्ट्स में कॉमन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप सोचोगे हर फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग एक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फोर्स है। ये फोर्सेस कैसी होती हैं अर्पित? दे आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स ही अगर ले लो, सर दे आर नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स is non-contact force. Non-contact forces को एक्सप्लेन करने के लिए हम फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कैसे फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है वो तो बाद में देखेंगे, फोर्स में कैसे हेल्प करेगा वो बाद में देखेंगे। पहले समझो फील्ड है क्या चीज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली। सो आगे से कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, आई विल जस्ट राइट ईएफ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली? आपने एक चार्ज लिया, इस चार्ज के अराउंड एक स्पेस होगी जिस स्पेस में इस चार्ज का इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करने का मतलब है इस स्पेस में अगर आप कोई और चार्ज लेकर आए तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर। द इंपॉर्टेंट थिंग इज इस रीजन में जो मैं डॉटेड से बना रहा हूं, इस रीजन में इस पर्टिकुलर चार्ज का इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो ये रीजन इस चार्ज की फील्ड हो जाएगी। जो फील्ड जनरेट कर रहा है उसको आप सोर्स चार्ज कहते हैं। इसे तो आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए लाए थे, आप सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि सोर्स चार्ज की फील्ड यहां एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो वी कॉल दिस पर्टिकुलर चार्ज एज टेस्ट चार्ज। So what is exactly electric field? Electric field is space around a charge. Electric field is space around a charge in which its electrical properties exist. तो चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चीज और याद रखिएगा, कूलम्स लॉ जब हम पढ़ते हैं और आपकी जो फोर्स आती है, दैट फोर्स इज प्रॉपर्टी ऑफ टू चार्जेस। कम से कम दो चार्ज होंगे तब फोर्स होगी, बट दिस फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। इवन इफ यू हैव अ सिंगल चार्ज, then that single charge can generate a field. So electric field is property of a single charge. अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज भी है तो वो सिंगल चार्ज भी अपनी फील्ड जनरेट करता है, एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी। अब देखो फील्ड की टर्म्स में फोर्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज अ चार्ज क्यू, ये सोर्स चार्ज है, और यहां पर आपने एक स्मॉल क्यू रख दिया, दैट्स अ टेस्ट चार्ज। मुझे देखना है कि टेस्ट चार्ज पर फोर्स कैसे एक्ट करेगी। ये फोर्स कैसी होगी अंशिका? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑन स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स अंशिका। अच्छा, अंशिका क्लास में नहीं है। अलविया, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पे जो फोर्स अट्रैक्ट करेगा दैट वुड बी एन अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। Repulsive force. रिपल्सिव फोर्स। अब देखिए उस रिपल्सिव फोर्स को एक्सप्लेन कैसे करोगे? आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो अपनी फील्ड जनरेट कर रहा है ई, और ये फील्ड इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई करती है।
नाउ फोर्स इज अ टू स्टेप प्रोसेस. चार्ज पहले फील्ड जनरेट करेगा, जब फील्ड यहां पहुंच जाएगी देन दैट फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स. तो फोर्स फील्ड के थ्रू आती. तो आप लिख सकते हो यहां F इज इलेक्ट्रिक फोर्स on charge q due to field of capital. अब फील्ड ट्रैवल कर रही है, दिख रहा है, कैपिटल क्यू से ट्रैवल करके स्मॉल क्यू तक जा रही है, तो किसी स्पीड से ट्रैवल करेगी. इट्स ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट. इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो वैक्यूम में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है. मीडियम चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड भी चेंज हो जाएगी. इनफैक्ट लाइट वेव जो है ना, दैट्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. दो फील्ड के कॉम्बिनेशन से लाइट बनती. सो लाइट में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड का है. सो दिस इज फील्ड बेसिकली. अब देखो यहां अभी जो मैंने डिफाइन किया है, ये फील्ड डिफाइन करा है एज अ सिस्टम. कुछ है चार्ज के अराउंड जहां पर उसका इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है. अब अगर आप फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करना चाहते हो तो आप एक क्वांटिटी यूज करोगे जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, और इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं. ये सब एक ही चीज के नाम. मींस आप फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करने की कोशिश कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू क्या हो. सो दिस इज कैपिटल क्यू. मैं आपसे कहता हूं यहां पर फील्ड, सॉरी, दिस इज सम पॉइंट. मैं आपसे कहता हूं यहां पर कैलकुलेट करो कि इस सोर्स चार्ज की फील्ड की वैल्यू क्या हो. दिस इज सोर्स चार्ज. अब देखो फील्ड दो चार्जेस पर डिपेंड नहीं करती, फील्ड तो एक सिंगल चार्ज पर डिपेंड करती है. तो कैपिटल क्यू भी यहां अपनी फील्ड जनरेट करेगा. But to calculate that field, you need help of a test charge. So we'll take a test charge, put a test charge small q here. Capital Q will exert some force over this test charge. Capital Q ने इस test charge पर एक force exert करी, that force is F. तो यहाँ जो field होगी ना, electric field, so the electric field is force experienced by test charge divided by the magnitude of test charge. तो ये force field apply कर रही है. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लोगे, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, फिर तुम ये लिमिट लोगे कि लिमिट Q टेंड्स टू 0. So this is a field, limit Q tends to 0, force experienced by test charge divided by the magnitude of test charge. ये field का expression. So what is F? F is force on test charge by field of source charge. लिमिट लेने का रीजन ये है कि कैपिटल क्यू मूव नहीं करना चाहिए. अगर स्मॉल क्यू बड़ा चार्ज होगा तो वो कैपिटल क्यू को रिपेल कर सकता है, कैपिटल क्यू मूव कर जाएगा. वी वांट टू मेक श्योर कि दिस कैपिटल क्यू इज एट रेस्ट. तो उसे रेस्ट में लाने के लिए स्मॉल क्यू को बहुत छोटा चार्ज देते हैं, इतना छोटा चार्ज है कि मूव ही नहीं करेगा. तो आप यहाँ एसआई यूनिट लिख सकते हैं, फोर्स बाय चार्ज, सो इट्स न्यूटन पर कूलम. और इसकी एक यूनिट और होती है, इट्स वोल्ट पर मीटर. अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हो तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो. डेफिनेशन, देखो अगर यहां मैं Q को 1 कूलम ले लूं, सो योर फील्ड एंड योर फोर्स विल बी इक्वल, दोनों बराबर हो जाएंगे. तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड is the force experienced by
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो फोर्स है वही फील्ड है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मींस टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम और पॉजिटिव होना चाहिए एट दैट पॉइंट, सो दैट इज फील्ड। कोई डाउट इसमें, कोई डिस्कशन? यशिका, उनीब, अर्पित, अलविया, नोहा, कोई तुम्हारा दिमाग ही नहीं चल रहा आजकल, है? देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा? टेस्ट चार्ज क्या नेगेटिव भी हो सकता है? तो इस जनरल क्वेश्चन का आंसर होता है कि देखो ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन टू यूज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बट आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगर आप टेस्ट चार्ज नेगेटिव लेंगे तो डिफरेंस इतना आएगा कि आपका रिजल्ट और सारे ऑथर्स के रिजल्ट में एक नेगेटिव साइन का फर्क होगा, दैट्स इट। अगर आप किसी रिजल्ट में कहते हो डायरेक्शन राइट में जा रहा है, तो आप बुक में देखोगे तो लेफ्ट में आएगा, इफ यू आर यूजिंग अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज। यूजुअली इट्स अ कन्वेंशन टू यूज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सारे ऑथर्स पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज करते हैं। चलिए लिखना शुरू। अर्पित क्या हो गया, आजकल तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते? नहीं सर, समझ आता है। अच्छा, सारा समझ आया। अंशिका, आप हो क्लास में भी? Yes, sir. बीच बीच में कहाँ गायब हो जाती हो? बहुत क्लियर ना डिफरेंस समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी है, और जब आप स्ट्रेंथ मेजर करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेजर करते हो कहीं, देन यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी।
अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन हमने किया है ना, दैट इज अ जनरल एक्सप्रेशन. बाय जनरल एक्सप्रेशन आई मीन कि ये हर तरह के चार्जेस के लिए वैलिड होगा. इट कुड बी अ पॉइंट चार्ज, इट कुड बी अ नॉन पॉइंट चार्ज, कुछ भी हो सबके लिए वैलिड होगा. अब हम एक प्रिसाइज रिलेशन डिराइव करेंगे फॉर अ पॉइंट चार्ज ओनली. इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज. अगर आपको एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है तो उस पॉइंट चार्ज के लिए आपको फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना. तो आपने एक पॉइंट चार्ज लिया कैपिटल क्यू. इस पॉइंट चार्ज से कुछ सेपरेशन पर आपको फील्ड चाहिए, आर सेपरेशन पर. दिस इज अ सोर्स चार्ज. बट ये पॉइंट है. देखो चार्ज तो कैसा भी हो सकता है ना, हो सकता है चार्ज रॉड के ऊपर हो, दैट वोंट बी अ पॉइंट चार्ज. अभी तो हम एक पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं. तो फील्ड का एक्सप्रेशन ड्राइव करने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ टेस्ट चार्ज रख लो. ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, सम फोर्स एफ. आप ये फोर्स कैलकुलेट कर लो. इस फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा, ये फोर्स होगी के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप. कूलम्स लॉ अप्लाई कर दो. फील्ड कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन था, इट्स लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो, इट्स फोर्स एफ divided by charge. So this is limit q tends to 0, force which is kqq by r square into r cap, और इसको q से डिवाइड कर दिया आपने तो q और q एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. सो लेफ्ट विद ओनली फील्ड का जो एक्सप्रेशन सर होगा. समझ नहीं आया सर ऊपर वाला. ओके यहां तक आया. यस सर ये वाला पॉइंट. अब सिर्फ मैंने ये करा, ऊपर जो फोर्स वाला एक्सप्रेशन था उसको उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट q टेंड्स टू 0, फोर्स की जगह kq by r स्क्वायर और स्मॉल q से डिवाइड कर दिया. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड ना. फील्ड इज फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज. सो देखो ये q इस q को कैंसिल कर देगा. यस तो क्या बच गया, नाउ यू हैव लिमिट q टेंड्स टू 0, इट्स kq by r स्क्वायर इनटू r. आप लिमिट हटा दीजिए तो ये आ जाएगा इट्स के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप. ये फील्ड का एक्सप्रेशन. और अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो देन दिस इज के क्यू ओवर आर स्क्वायर. आप अगर प्लॉट करोगे ई वर्सेस आर ग्राफ तो इट्स हाइपरबोलिक. देखो ई आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है.
तो जो शेप ऑफ द ग्राफ होगा ये हाइपरबोलिक ग्राफ। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालने का जो मेथड होता है वो ये होता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स experienced by test charge. So जिस डायरेक्शन में भी टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और इसको आप आसानी से ऐसे कह सकते हो कि फॉर अ, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो देखो शॉर्टकट देखो, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज फील्ड इज अवे फ्रॉम चार्ज। यू डोंट नीड अ टेस्ट चार्ज। देखो फील्ड का एक्सप्रेशन डायरेक्टली आपने के क्यू बाय आर स्क्वायर निकाला, कहीं टेस्ट चार्ज नहीं आ रहा, डिवाइड कर दिया टेस्ट चार्ज से। तो फील्ड के डायरेक्शन के लिए भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, डोंट नीड अ टेस्ट चार्ज। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज जस्ट अवे फ्रॉम द चार्ज। सो इफ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज और मैं आपसे कहता हूं यहां फील्ड के डायरेक्शन, आप ऐसे जाओगे देन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द चार्ज, ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अवे फ्रॉम द चार्ज विल बी राइट। ऐसी मैं यहां कह रहा हूं अवे फ्रॉम द चार्ज तो लेफ्ट, यहां कह रहा हूं अवे फ्रॉम द चार्ज ऊपर, यहां कह रहा हूं अवे फ्रॉम द चार्ज नीचे। तो फील्ड का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज है for a positive charge. But if you take a negative charge, for a negative charge, electric field is towards the charge. अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, ये डायरेक्शन होगा फील्ड का। योर फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज हमेशा। सो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, एक चार्ज के लिए आप फील्ड का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं डायरेक्टली, इट्स के क्यू बाय आर स्क्वायर। आप डायरेक्शन ले सकते हो, सो पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, लिख लीजिए। So this expression k q by r square is valid for a point charge only. Non point charges के लिए आप इसे यूज नहीं कर सकते।
लिख लिया इतना सबने? Yes, sir. आज को यहीं छोड़ते हैं, विल कंटिन्यू ऑन वेडनेसडे। सो मेरे साथ वेडनेसडे भी क्लास है, फ्राइडे भी क्लास है, और बहुत चांसेस है कि मेरे साथ आपकी संडे भी एक क्लास है। ठीक है, इस वीक थोड़ी Sunday क्लासेस morning. बढ़ाते हैं। संडे मोस्ट प्रोबेबली मॉर्निंग में ही होगी, अराउंड 9-9:30। चलो, ओके, बाय, थैंक यू। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर देना।